एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, मैं हूं दीपिका और स्वागत करती हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दीपिकास गार्डन के इस नए वीडियो में। अक्टूबर का महीना चल रहा है, सब्जियां उगानी है, कौन सी उगाएंगे और क्या प्रिकॉशंस लेंगे। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हमें क्या लगाना है, कैसे लगाना है और किस तरह लगाना है। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ बीज को लेकर। 15 दिन का समय बचा हुआ है। अगर आपने लोकल मार्केट से बीज ले लिए तो आप ये नहीं कि सीडलिंग का काम जल्दी कर पाएंगे। ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आने में एटलीस्ट 8 दिन का टाइम लगेगा और तब तक ऑलमोस्ट टाइम एंड पर होगा, क्योंकि इसी महीने में एंड में दिवाली है। हम सब दिवाली के फेस्टिवल में बिजी हो जाएंगे और उसी समय पूरा वेदर जो है सेट भी होता है दिवाली के समय। अगर आपने सीडलिंग एटलीस्ट पहले कर दी तो ये सारे पौधे सीडलिंग कंडीशन में सेट होते रहेंगे, आप दिवाली एंजॉय कर पाएंगे और फिर जैसे ही दिवाली का फेस्टिवल खत्म होता है आप उन्हें शिफ्ट कर पाएंगे अपने मेन कंटेनर्स में। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें हमें डायरेक्टली सॉ करना पड़ता है, तो अगर आप अभी से उन्हें सॉ कर देंगे तो वो ग्रो होती रहेंगी, फेस्टिवल भी इंजॉय हो जाएगा और आपका गार्डन आराम से सेट भी होते रहेगा। तो सबसे पहले बीज लाना है आपको, जहाँ से भी आप परचेस करें, चाहे लोकल में खरीदें या फिर आप उसकी पौध खरीदें। यहाँ पे काफ़ी सारी जगह पर मैंने सुना है कि नर्सरी में पौध तैयार होती है। वो लोग अलग अलग पौध, अलग अलग सब्जियों की छोटी छोटी गुच्छियाँ बना लेते हैं एक एक सैपलिंग्स को मिलाकर और उसे सेल करने के लिए आते हैं मार्केट में। अक्सर ऐसी गुच्छियाँ 10 रुपये 20 रुपये में मिल जाती हैं और आपको बहुत सारे पौधे मिल जाते हैं। इन लोगों के पास सभी वैरायटी के पौधे रेडी होते हैं। अगर आप इस तरह से पौधे लगाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। आपको करना बस ये है, आपको वो गुच्छियाँ लानी हैं, घर लाकर उसे सबसे पहले अच्छे से कुछ घंटों के लिए, एटलीस्ट 5 से 6 घंटों के लिए उन सारी सैपलिंग्स को पानी में रखना है। अगर वो कोकोपीट के रूट बॉल के साथ आई हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली उसे लगा सकते हैं। नहीं तो अगर उन्हें मिट्टी से उखाड़ कर फिर गुच्छी बनाया गया है तो आप उनको पहले पानी में रखिए, उन्हें डिहाइड्रेशन से बाहर आने दीजिए और उसके बाद आप अपनी मिट्टी रेडी करके उसमें डायरेक्ट उसको प्लांट कर दीजिए। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको बीज और सीडलिंग को लेकर। अब हम क्या लगाएंगे, एक लिस्ट तैयार कीजिए। कितनी जगह है आपके पास, क्या आप खाना चाहते हैं, क्या उगाना चाहते हैं उसकी। जैसे इस वक्त तो आप सब कुछ उगा सकते हैं, कोई ऐसे वेजिटेबल नहीं है गर्मियों के मौसम की छोड़कर जिसे आप इस वक्त उगा नहीं सकते। आप सारी लिस्ट सभी सब्जियां उगा सकते हैं। टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च, बीन्स की सारी वैरायटीज़, ग्रीन वेजिटेबल्स, बीट रूट्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, सब कुछ आप इस वक्त उगा सकते हैं। ज़रूरी ये है कि अभी 15 दिनों में अगर आपने तैयारी कर ली ना तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जैसे वेदर सेट हो जाएगा उस हिसाब से। मैं शुरुआत करती हूँ यहाँ पर क्या उगाना है और उनसे जुड़ी प्रिकॉशन के साथ। मैंने 2 भागों में बांट दिया है सब्जियों को, क्योंकि यही करना होता है। पहला, जिन्हें हमें डायरेक्ट लगाना है। अब इसमें सबसे पहले आता है हरी पत्तेदार सब्जियों का हिस्सा, मतलब मेथी, पालक, धनिया। ये 3 कॉमन वेजिटेबल्स है जो हर कोई उगाना पसंद करता है इस मौसम में, क्योंकि ये इस वक्त बहुत अच्छी उगती है और स्वाद भी बहुत बढ़िया होता है। इन्हें आपको डायरेक्ट कंटेनर में लगाना है। इनके लिए ज़्यादा नहीं, बस इतनी गहराई वाला कंटेनर काफ़ी होगा। आप ग्रो बैग भी ले सकते हैं और उसमें आपको इनके बीज थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिट्टी तैयार करके डालना है। इसके बाद आता है ग्रीन वेजिटेबल में लेटस, बॉक चॉय, सैलरी। ये सब बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनको एक्जॉटिक में माना जाता है और जो लोग इन्हें खाना पसंद करते हैं वो ही इसे उगाते हैं। मैं लेटस वगैरह हर साल उगाती हूँ। लेटस में 2 से 3 वैरायटी है, आइसबर्ग, रेड लेटस और ग्रीन। बहुत अच्छे से उगती है, सर्दियों में ही उनको खाने का असली मज़ा है। तो इन्हें भी आपको डायरेक्ट सॉ करना है। लेटस के मामले में मैं ये चीज़ करती हूँ कि उसके बीज जीरे के साइज़ के होते हैं, तो मैं उनकी पहले एक एक पौध रख के सीडलिंग रेडी कर लेती हूँ। मेरी सीडलिंग जब रेडी हो जाती है तब मैं उनको सीडलिंग ट्रे में से निकाल कर मेन कंटेनर में शिफ्ट कर देती हूँ। अगर आपको सीडलिंग का मेथड पसंद आता है तो आप लेटस और उनके लिए सीडलिंग का मेथड कर सकते हैं। अगर आप इसे डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी सॉ कर सकते हैं। ये दोनों ही मेथड से आराम से ग्रो हो जाएगी। बॉक चॉय का भी इसी तरह का मेथड है। आप सीडलिंग रेडी करें या डायरेक्ट लगाएं, दोनों ही तरीके से बहुत ईजीली ये लग जाती है। अब दूसरे नंबर पर वो वेजिटेबल्स आती हैं जिन्हें हमें सीडलिंग तैयार करनी होती है, जैसे टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च, बीन्स की वैरायटीज़, ऐसा बहुत सारी, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, चाइनीज़ कैबेज अगर आप लोग एक्जॉटिक खाना चाहते हैं तो, और कलरफुल ब्रोकली और कॉलीफ्लावर भी, जिनके सीडलिंग तैयार करने होंगे आपको और फिर आपको उनको लगाना होगा। तो आप इनके बीज लाके इनकी सीडलिंग बनाना शुरू कर दीजिए। ध्यान बस ये रखना है आपको इन सब में कि आप जब इन पौधों को
इनकी सीडलिंग करें तब आपको नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है, क्योंकि अभी तक जैसे हमारे यहाँ का वेदर देखकर मैं बता रही हूँ, पूरी तरह ठंड नहीं आई है। रात और सुबह एकदम ठंडी है पर दिन बहुत गर्म है। ऐसे में भी इंसेक्ट अटैक होता है। आपके पौधे बहुत छोटे होते हैं और वो बहुत कोमल होते हैं पत्ते। शुरुआत जैसे ही होगी अटैक हो जाएगा पेस्ट का। मैं अपने कुछ आगे आने वाले वीडियो में अपने ट्राइड एंड टेस्टेड कुछ मेथड आप लोगों से शेयर करूंगी, जिससे हम इंसेक्ट का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सब्जियां उगाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उगाना नहीं, उन्हें बचाना होता है कि हम हार्वेस्ट कर सके तब तक वो बची रहे। तो कुछ मेथड शेयर करूंगी जिससे आप अपनी सब्जियों को और अच्छी तरह बचा पाओगे बिना ज़्यादा खर्च किए। तो हमें करना क्या है, स्प्रे करना है नीम ऑयल का, क्योंकि जो चीज़ मैं करती हूँ वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। शुरुआत से ही मैंने बीज लगाई, उसके बाद जैसे ही अंकुरण शुरू हो जाता है, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, मैं बीच में 2-2 3-3 दिन के डिस्टेंस में स्प्रे करते रहती हूँ, क्योंकि इस वक्त फ्लाइज जो होती है छोटी छोटी, जो लीफ माइनर इंसेक्ट को फैलाती है, उसके अपने एग्स रख देती है प्लांट पर, और भी बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं। ये सभी आपके क्रॉप को ख़राब करने की तैयारी करते हैं, बिकॉज वो उनका फूड है। और क्योंकि मौसम में गर्मी है तो इंसेक्ट अभी पूरे तरीके से गए नहीं हैं बारिश के, तो ये इनसे बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप शुरुआत में ही थोड़ा सा स्प्रे करें अपने पौधों पर। एक सवाल ये होता है कि ब्रोकली का शेप अच्छा बन जाए, कॉलीफ्लावर का भी शेप फूल अच्छा बड़ा हो, कैबेज भी बहुत अच्छे साइज़ की रेडी हो, तो आप इसके लिए क्या करेंगे। हम सब एक कॉमन गलती करते हैं कि हम जो मिट्टी बनाते हैं ना, उसमें पोषक तत्वों की कमी रखते हैं। मतलब बोन मील मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। नीम खली और गोबर खाद के साथ बोन मील, आप अगर बड़े साइज़ की कॉलीफ्लावर ब्रोकली लेना चाहते हैं तो एक तो आपको सही समय पे उसे प्लांट करना होगा, सीडलिंग रेडी करनी होगी, और दूसरा उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनानी होगी। मैं बोन मिल के साथ कंफर्टेबल हूँ तो मैं बोन मिल यूज़ करती हूँ मिट्टी में। अगर आप बोन मिल नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं रॉक फॉस्फेट। इसके अलावा और कुछ स्पेशल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं घर की बनी हुई कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट दोनों मिक्स करके मिट्टी में मिलाती हूँ। आप चाहें तो दोनों जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। या तो गोबर की खाद लीजिए जो अच्छी तरह गली हो, या फिर वर्मी कंपोस्ट और रॉक फॉस्फेट या बोन मिल के साथ मिट्टी बनाएं और फिर ब्रोकली कैबेज को लगाएं, तो आपको आपके कैबेजेस का साइज़ बड़ा मिलेगा और उनकी ग्रोथ पर आप खुद देखेंगे बहुत इफेक्ट पड़ता है इस बात का। तो इस टिप को ज़रूर नोटिस कीजिएगा हेल्दी साइज़ के प्लांट्स, हेल्दी साइज़ के फ्रूट्स को लेने के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, ऐसा पौधा जो घर के अंदर रहकर फूल देता है, खिड़की से आने वाली रोशनी से भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है और ये बहुत खूबसूरत होता है, उसका नाम बताइए। काफ़ी सारे लोगों ने कोशिश की पर सही जवाब कोई नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कोशिश की, इसके लिए मैं उनकी हौसला अफजाई करती हूँ। थैंक यू सो मच। इनमें है शारदा चौधरी जी, इन्होंने अपने शहर का नाम नहीं बताया, इन्होंने पीस लिली सजेस्ट किया था, पीस लिली नहीं है वो। उसके बाद होम एंड टेरेस गार्डनिंग के नीता मानकर जी ने बताया जाई जुई पूरी धूप में उगता है। तीसरे हैं बाला देवनागर जी जो दिल्ली में रहते हैं, इन्होंने कैलेंचो कहा और इन्होंने कहा था ये मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ। आप सभी वैसे तो आपके जवाब गलत हैं पर फिर भी आप लोगों ने कोशिश की, उसके लिए थैंक यू। अब सवाल का सही जवाब है ग्लॉक्जीनिया का पौधा। ये पौधा बल्ब से ग्रो होता है, बहुत खूबसूरत रंग होते हैं इसके, सर्दियों का खास पौधा है। सर्दियों के बाद भी ये लंबे समय तक धीरे धीरे ग्रो होते रहता है। ये लीव से भी ग्रो होता है, बल्ब से भी ग्रो होता है और कटिंग से भी। इस पौधे पर मेरे 2 डिटेल वीडियो हैं क्योंकि मैंने इसको हर तरह से प्रोपोगेट करके ग्रो किया था। अगर आपने ये वीडियो या इस पौधे को अभी तक नहीं जाना है तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करती हूँ, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लीजिएगा और हो सके तो इन सर्दियों में अपने घर पर ये पौधा ज़रूर लाइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने सवाल का जवाब दिया। अब आज का सवाल सुन लीजिए, गाजर में ऐसी कौन सी चीज़ करनी होती है जो उसके ग्रो होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यूज़ करते हैं, उस मेथड को क्या कहते हैं ये ज़रूर बताइएगा। इस सवाल का जवाब देने वाले अपने शहर का नाम ज़रूर बताइए ताकि मुझे पता चले कि कहाँ से कौन कौन लोग मुझे देख रहे हैं। आपके व्यू, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात कर रही हूँ टमाटर, बैगन, इन सब की। टमाटर के भी पौधे तैयार करने पड़ते हैं और बैगन के भी पौधे तैयार करने पड़ते हैं। बैगन के पौधे बीज से लगाने के बाद जैसे ही 5 से 6 पत्तों में आ जाएंगे, आप उन्हें शिफ्ट कर देंगे जो मिट्टी या कंटेनर आपने डिसाइड किया है उसमें। अब यहाँ आपको ये करना है कि अगर आप चाहते हैं कि बैगन थोड़ा घना हो जाए, पिंच करेंगे आप उसे, तो बहुत बेनिफिट होगा, उसकी ब्रांचेस बढ़ेगी। पर ये आपको तब करना है जब बैगन का पौधा एटलीस्ट इतनी हाइट में थोड़ा सेट हो जाए मजबूती से। आपको पौधा देखकर खुद समझ में आ जाएगा कि बैगन अब अच्छे से सेट हो गया है। फिर आप उसके टिप्स को थोड़ा कट कर दीजिए, वो और ब्रांचेस बनाएगा और बुशी होगा, बैगन ज़्यादा आएंगे। अगर आप ये मेथड नहीं करते हैं ना तब भी बैगन बुशी होगा पर इसमें थोड़ा समय लगेगा। टमाटर बहुत इजीली ग्रो हो जाता है।
टमाटर को ग्रो करना, उसकी एक एक छोटी छोटी बातों पर फोकस करते हुए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं टमाटर बहुत लंबे समय से उगा रही हूँ। उसके पेस्ट प्रॉब्लम सब कुछ मैंने डिस्कस किया उस वीडियो में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक में वो वीडियो ऐड कर दूँगी ताकि आपको ढूंढना ना पड़े और आप उसको देखकर इस मौसम में वो सारे बेनिफिट उठा सको जो टमाटर ग्रो करने को लेकर करना होता है। अब बात आती है शिमला मिर्च और कैप्सिकम की। मिर्च, शिमला मिर्च, सभी शिमला मिर्च थोड़ा सा एक्सोटिक होता है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ये इजीली ग्रो नहीं होता, पर ये इजीली ग्रो हो जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि शिमला मिर्च और मिर्च दोनों में वायरस अटैक बहुत जल्दी होता है। ये कर्ल वायरस कई रीज़न से आता है। कई बार आप जो खाद मिट्टी में मिला रहे हैं उसमें हर्बिसाइड्स होते हैं, जहाँ जो गाय घास चारा खाती है वहाँ अगर हर्बिसाइड डले हुए हैं तो वो हर्बिसाइड पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होते और उसके थ्रू वो आपकी मिट्टी में आते हैं, उनसे कर्ल वायरस होता है। ऐसा हमारे गुरु ने हमें बताया है। दूसरा चीज़ ये होता है कि रेड माइट्स, छोटे छोटे रेड माइट्स होते हैं, कई बार बहुत जल्दी उनका अटैक होता है पौधे पर। छोटी छोटी फ्लाइज जो कर्ल वायरस फैलाती हैं वो सब अपने एग्स रख देती हैं। अगर आप इन पौधों को शुरू से ही इस तरह ट्रीट करें कि आप उनको फ्लाइज के कांटेक्ट में न आने दें, ये चीज़ें मैं आगे कुछ अपने आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी बहुत जल्द, ताकि आप लोग इस मौसम में ये चीज़ें कर सकें। आपने वायरस से बचा लिया ना तो आपका पौधा बहुत हेल्दी ग्रो होगा। आपको उसे पिंच करना है ताकि वो ब्रांचेस ज़्यादा बनाए और एक ही समय में ज़्यादा मिर्च और ज़्यादा शिमला मिर्च उस पर बने। इन दोनों पौधों को यानी कि मिर्च और शिमला मिर्च के पौधों को लगाते वक्त आपको मिट्टी में कैल्शियम का लेवल बहुत अच्छा रखना है। मैं कैल्शियम के लिए छाछ मिलाती हूँ हर हफ्ते, हर वीक मैं छाछ मिलाती हूँ अपने कैल्शियम मिर्च के पौधों में। अगर आप भी चाहते हैं कि इनकी साइज़ अच्छी और फूल आते रहे तो आपको भी ये चीज़ करनी होगी। हम चूना भी मिलाते हैं। मैं मिट्टी में भुजा हुआ चूना तैयार करके जब मिट्टी बनाती हूँ उस वक्त मिलाती हूँ, ताकि बाद में जैसा पौधा ग्रो करेगा कैल्शियम लेता रहे। बोन मिल मिलाती हूँ। मैं कंपलसरीली बोन मिल भी कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी को दूर करता है और पौधे को बहुत स्ट्रेंथ देता है। तो ये भी आप मिलाएंगे तो आपका पौधा हेल्दी होगा और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी उसकी। तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर नोट कीजिएगा। अब बारी आती है लहसुन, प्याज, आलू की। आलू के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आलू के लिए मैंने लास्ट ईयर भी उगाया था आलू, और उसी मिट्टी में इस साल मैंने अदरक लगा दिया है, क्योंकि मैं मिट्टी चेंज कर देती हूँ और क्रॉप चेंज कर देती हूँ हर साल। मतलब पहले साल जिस मिट्टी में जो चीज़ लगाई थी नेक्स्ट ईयर में उसमें वो चीज़ लगा के दूसरी कोई चीज़ लगाती हूँ। इसका बेनिफिट ये मिलता है कि पहला पौधा मेरा अच्छे से ग्रो हुआ, उसके बैक्टीरिया मिट्टी में है, वो मेरी नेक्स्ट क्रॉप को सपोर्ट करता है, और इस तरह से मिट्टी एक इकोसिस्टम बनाते हुए चलती है और आपकी मिट्टी और पौधे दोनों हेल्दी रहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी, एकदम भुरभुरी मिट्टी तैयार करनी है। आप मिट्टी कैसे बनाएंगे आलू की? एक भाग मिट्टी लेंगे तो कम से कम 1.5 भाग या 2 भाग रेत मिलाएंगे, 2 भाग खाद लेंगे। जितना आप ले रहे हैं मिट्टी उसका 1/4 पोर्शन आप नीम खली डालेंगे और थोड़ी सी बोन मिल भी आप इसमें ऐड करेंगे। मैं बोन मिल ऐड करती हूँ। अगर आप बोन मिल ऐड नहीं करना चाहते तो आप रॉक फॉस्फेट यूज़ कर सकते हैं। वो दोनों एक ही काम करते हैं। और ये सब मिलाकर मैं अच्छी मिट्टी बनाकर आलू लगाती हूँ बिल्कुल नीचे से। गाइस आलू पर भी मेरा वीडियो आएगा, मैं इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आप इसकी पूरे इन्फॉर्मेशन को समझ सको। बिल्कुल नीचे की थोड़ी कंटेनर में सतह बना के हमें आलू रखने हैं, उसमें मिट्टी डालना है। जैसे ही पौधा थोड़ा बड़ा होता है उसमें फिर मिट्टी से उसे ढक देना है। वो बढ़ते बढ़ते कंटेनर के ऊपर तक आएगा और उसके बाद बढ़ता जाएगा। ऐसा करने से आपको ज़्यादा आलू मिलेंगे। भुरभुरी मिट्टी, ज़्यादा आलू डीप में लगाने की से शुरुआत करनी है। इस टिप को आपको नोट करना है। प्याज आप इसके पौधे बना सकते हैं या फिर जो साबुत प्याज होता है उसे मिट्टी में लगा सकते हैं ताकि आपको हरी प्याज मिलती रहे। अगर आप बीज से प्याज लगाना चाहते हैं तो उसकी आपको सीडलिंग रेडी करनी पड़ेगी। सीडलिंग रेडी हो जाने के बाद आप अपने पौधों के बीच में उसे शिफ्ट कर देंगे। लहसुन 2 तरह से लगाना है। लहसुन को बिल्कुल नहीं पसंद होता अपनी जड़ों में कंपटीशन, तो आप अगर उसके बल्ब बनाना चाहते हैं, उसके डोडे बनाना चाहते हैं, तो आप लहसुन को स्पेशली कंटेनर में लगाइए। उसके साथ कोई दूसरी चीज़ नहीं लगेगी। और आप कंपेनियन के रूप में अपने पौधों को इंसेक्ट से बचाने के लिए जो लहसुन लगाना चाहते हैं वो आपको अपने सब पौधों के बीच बीच में लगानी है। तो वहाँ से आप पत्ते हार्वेस्ट करते जाएंगे और ये वाले पौधे जो लहसुन है उनके भी पत्ते हार्वेस्ट करेंगे और उसे बल्ब बनने के लिए छोड़ देंगे। अब बारी आती है मटर की। मटर और भिंडी, इनके बीज बड़े साइज़ के होते हैं। गाइज मैं इनके बीज एक रात पानी में भिगाकर फिर लगाती हूँ, क्योंकि मटर अगर मैं डायरेक्ट लगाऊंगी ना 4 दिन का समय लेता है वो फूलने में, मतलब वो मॉइस्चर सक करके फूलने में 4 दिन का समय लेता है और फिर जर्मिनेट होता है। पर जब मैं एक रात भर के लिए इसे पानी में डाल देती हूँ भिंडी को और मटर को, तो वो नेक्स्ट डे ही मतलब अलग ही फूल के रेडी हो जाते हैं और मिट्टी में जाने के बाद 2 दिनों के अंदर ही जर्मिनेट हो जाते हैं। मटर आप ज़रूर लगाइएगा। मटर अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा बीज लगाइएगा, क्योंकि एक पौधे में बहुत
बहुत सारे मटर नहीं आते, एटलीस्ट इतनी इतनी उनकी हाइट हो जाती है और आप अच्छी खाद मिलाते हैं तो आपको बहुत अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा। आप मटर को उन क्रॉप्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं जहाँ आपको नाइट्रोजन फिक्स करना है, क्योंकि मटर मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करने का काम भी करती है। तो अगर आपके बड़े कंटेनर्स हैं जिनमें आप ऑलरेडी कुछ पौधे लगा रहे हैं तो आप उनके साथ भी मटर चला सकते हैं। ये कंपेनियन का काम करेगा, मिट्टी और दोनों पौधों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बारी आती है गाजरों की। गाजर को लेकर सबका एक सवाल होता है कि बड़े साइज़ की गाजर कैसे तैयार हो। गाजर में भी सब यही गलती करते हैं कि हम मिट्टी को भुरभुरा ही नहीं बनाते। हमारे गुरु कहते हैं जितनी भुरभुरी होगी मिट्टी उतनी बेहतर होगी आपकी फसल। अब यहाँ भुरभुरा शब्द बहुत कंफ्यूज करता है। सिंपल तरीका बताती हूँ। 1 भाग मिट्टी लेंगे तो 2 भाग रेत लीजिए, 2 भाग खाद लीजिए, थोड़ी मिट्टी की 1/4 नीम खली लीजिए और थोड़ा सा बोन मिल लीजिए। इन्हें खूब अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर आप इस मिट्टी में अपनी गाजरें लगाइए। कंटेनर अच्छी डेप्थ का होना बहुत ज़रूरी है गाजरों के लिए। जितना गहराई होगी कंटेनर गाजर उतनी अच्छी बनेगी। आपको गाजर की जब बीज लगाएंगे सरफेस पे तो कोशिश ये करनी है कि भले ही इसके बीज छोटे हैं और आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, पर थोड़े डिस्टेंस में बीज लगाएंगे तो आपके बीज बचेंगे, वेस्ट नहीं होंगे, आपको थिनिंग नहीं करनी पड़ेगी और आप उसने में ही सारे अच्छे गाजर ले सकेंगे। तो इस बार ये ध्यान रखिएगा, मेरी इन मेथड्स को ट्राई कीजिएगा। जितनी अच्छी रेत और खाद मिलाएंगे ना उतना बेहतरीन गाजर का प्रोडक्शन होगा। सेम चीज़ बीट रूट में, सेम चीज़ मूली में, सेम चीज़ शलजम में आपको करनी है। ये कंद वर्गीय जितनी सब्जियां होती हैं ना, अगर आप भुरभुरी मिट्टी बनाकर उन्हें हेल्दी मटेरियल खाद देते हैं शुरुआत में ही तो आपको उनका साइज़ बड़ा मिलेगा और उनकी ग्रोथ पर भी इसका बहुत असर पड़ेगा। इतना सब कुछ बताने के बाद मैंने आप लोगों से एक चीज़ शेयर नहीं की है, वो है कि इन सभी सब्जियों में आधी सब्जियां ऐसी हैं जिनके हम पत्ते भी खा सकते हैं। जैसे बीट के पत्ते खाए जाते हैं, गाजर के पत्ते खाए जाते हैं, शलजम के पत्ते खाए जाते हैं, मूली तो पत्तों से भी खाई जाती है और जड़ से भी। तो अब इनके पत्ते इन इंसेक्ट से बचाए कैसे, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक हो, यानी ना मुझे नीम ऑयल का स्प्रे करना है ना मुझे कुछ डालना है, पर मैं पत्ते साबुत बचा लूँ और क्रॉप भी मेरी अच्छी रहे। इसका एक बहुत बेहतरीन तरीका मैं नेक्स्ट एक वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी, जो मैं खुद आजमाती हूँ। मैं अकेली गार्डनिंग करती हूँ तो मुझे सब जगह खुद ही देखना पड़ता है। तो मैं अपनी कुछ चीज़ों को ऐसे काम पर लगाती हूँ कि वो मेरा काम करते रहते हैं और मेरी क्रॉप बची रहती है। उस वीडियो के लिए थोड़ा वेट कीजिएगा। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आपको कमेंट करना होगा कि हम घरेलू तरीके से कौन सी ऐसी चीज़ें करें जिससे कि हम अपनी क्रॉप बचा सकें। कुछ महीनों पहले, मतलब 3 महीने पहले मैंने अदरक बो दिया था, क्योंकि वो समय होता है अदरक हल्दी का। अब अगर आप इस वक्त अदरक लगाना चाहते हैं और आपके पास उगा हुआ अदरक है, जैसे मेरे पास अभी एक बैच में 7 से 8 अदरक उगे हुए तैयार है, वो मतलब मार्केट से बहुत अच्छी अदरक आई थी सूखी हुई, उसमें बहुत अच्छे अंकुरण बन गए थे, तो मैं उन्हें रहने दिया है। वो और ड्राई होकर अब बिल्कुल रेडी कंडीशन में है, मैं उनको लगा दूंगी। अगर आपके पास अदरक है आप इस वक्त बो सकते हैं अदरक। बस होगा ये कि वो थोड़ा लेट हार्वेस्ट होगा। अदरक के पत्ते हम पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं चाय में। सर्दियों के दौरान हमें बचाने के लिए, फीवर होने वाले कफ कोल्ड से बचाने के लिए ये हमारे हर्ब्स के पत्ते बहुत काम करते हैं। तो अदरक उसमें सबसे ऊपर होता है और इन दिनों में अदरक की चाय बहुत कमाल लगती है अदरक के पत्तों के साथ। तो आप अदरक ज़रूर लगाइएगा। मैं इसकी भी एक डिटेल वीडियो शेयर करूंगी कि मेरा अदरक अभी इस वक्त किस कंडीशन में है और अगर मुझे नया लगाना है तो मुझे क्या करना है। तो आप उस वीडियो का वेट कीजिएगा, आप बहुत जल्दी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अब बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, हर्ब्स। गाइस, मैं सब कुछ उगाती हूँ। मेरे गार्डन में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको जो नहीं है। मुझे मसाले उगाना पसंद है, फूल उगाना पसंद है, फल उगाना पसंद है और सब्जियाँ। मैं कुछ नहीं छोड़ती। कैक्टस, सकुलेंट, अडेनियम, इनका तो कलेक्शन ही अलग है। तो क्या करना है हमें, हर्ब क्यों लगाने हैं। सर्दियाँ वो समय होती है जब आपकी हेल्थ आने वाले समय के लिए आपको बचानी होती है। हर्ब्स जो इसी समय उगते हैं आपकी चाय, खाने में, सैलड में बहुत मदद करते हैं। तो आप इस बार हर्ब जरूर लगाएंगे। ऑरेगानो है, रोजमेरी है, लेवेंडर है, पुदीना है। पुदीना बहुत कॉमन हर्ब है। उसके बाद अजवाइन, ऑरेगानो, इंडियन ऑरेगानो जिसे अजवाइन भी कहते हैं हम। उसके बाद आप सौंफ, जीरा, अजवाइन जो बारीक वाला होता है उसे भी बो सकते हैं। सारे हर्ब्स जितने भी, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं नाम भूल गई, बेसिल आपको कंपलसरी लगाना है। तुलसी फैमिली का बेसिल, इटालियन हो, ग्रीन हो, कोई भी आप लगा सकते हैं। सिंपल तुलसी तो हमारी होती ही है इन दिनों। बेसिल इस वक्त बहुत अच्छी ग्रो होती है, तो आप इसे एज अ कंपेनियन अपने गार्डन के लिए ज़रूर लगाइएगा। बहुत अच्छे हर्ब्स होते हैं, बहुत जल्दी उग जाते हैं। मैंने बहुत सारे हर्ब्स सीड से ट्राई किए हैं, तो आप इस वक्त उन्हें लगा सकते हैं। ये था वीडियो उन चीज़ों के बारे में कि आप क्या लगा सकते हैं और छोटी छोटी बातें जो उनसे जुड़ी हुई हैं। इन सब पे डिटेल वीडियो भी आप लोगों से शेयर करूंगी, पर एटलीस्ट ये वो समय है अभी जब आपको बीज तैयार करके, मिट्टी तैयार करके अपने पौधे लगाने हैं। तो बिल्कुल समय न बर्बाद करते हुए आप
इन टिप्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन आता है या आपको लगता है कि ये चीज़ उगाने में आपको दिक्कत आई है तो कमेंट कीजिए गाइस, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मेरा एक्सपीरियंस आपकी मदद करेगा और आप परेशानी से बाहर आ जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग नए हैं या जो लोग पुराने हैं वो भी आपको कैसे लग रहे हैं मेरे नए वीडियोज़, ये ज़रूर बताइएगा। मैं इस वक्त कहाँ हूँ ये सवाल वीडियो शुरू होते ही आप लोगों के मन में ज़रूर आया होगा। मैं मेरे नए घर की छत पर हूँ और इस वक्त हम सोच रहे हैं कि अब हम थोड़ी सी बागवानी टेरेस पे भी करते हैं, क्योंकि टेरेस पे धूप बहुत अच्छी है और नीचे मेरा जो गार्डन है वहाँ पर लिमिटेड धूप आती है, बट कर धूप आती है। आधे हिस्से में 12 बजे तक रहती है और आधे हिस्से में पूरे दिन की। तो उस हिसाब से मैंने अपने पेड़ फलों के, सब्जियों के, मसालों के लगा रखे हैं ताकि उन्हें बिल्कुल व्यवस्थित धूप और एनवायरनमेंट मिले। पर फिर भी मुझे कम लग रही है जगह, क्योंकि मुझे सब्जियां मेरे लिए उगानी हैं, खाने के लिए उगानी है, सिर्फ वीडियो के लिए नहीं उगानी। तो मुझे ज़्यादा जगह चाहिए। तो जब टेरेस खाली पड़ा है तो क्यों ना इसका यूज़ किया जाए। हम टेरेस पर अब अपनी गार्डनिंग शुरू करने वाले हैं। वीडियोस आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, जो भी मैं चीज़ करूँगी, कैसे सेटअप कर रही हूँ, सब कुछ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा गाइज, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। कोई कमेंट, आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताइएगा। आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप इमेजेस भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।